हेलो एवरीवन, सोशोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम औद्योगिकरण के बारे में पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन, व्हाट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, व्हाट आर द नेसेसिटी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, इम्पैक्ट सोशियो एंड अदर इम्पैक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन इंडिया। इन सब के बारे में हम विस्तार से यहाँ पर जानेंगे। मीनिंग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नेसेसिटी क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भारत के अंदर कैसे पनपा, कैसे विकास हुआ और औद्योगिकरण का भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। तो शुरुआत करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण की परिभाषाएं और इसका अर्थ क्या है। देखिए, औद्योगिकरण का तात्पर्य, सबसे पहले उद्योग लिखते हैं हम, औद्योगिकरण। तो जब आगे करण लग जाए किसी के, जैसे नगरीकरण, इसका मतलब नगरों का विकास करने की प्रक्रिया। वैश्वीकरण, विश्व का आपस में एक दूसरे में घुलने मिलने की एक प्रक्रिया। आधुनिकीकरण, आधुनिक बनने की प्रक्रिया। इसी तरह से औद्योगिकरण का मतलब अधिक से अधिक उद्योग स्थापित होने की प्रक्रिया। औद्योगिकरण का तात्पर्य है, औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो ग्रामीण समाज है वो औद्योगिक समाज में परिवर्तित होता है। ग्रामीण समाज के औद्योगिक समाज में परिवर्तन होने की जो प्रक्रिया है उसी को हम औद्योगिकरण कहते हैं। इसमें ग्रामीण समाज के अंदर जो हाथ से बनी हुई क्रिया, जो वस्तुएं हैं, जो उत्पादन की आवश्यक वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं का जो हाथ से उत्पादन किया जाता था, औद्योगिकरण में उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन मशीनों के द्वारा किया जाता है। इसका मतलब व्यक्ति के जीवन में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो वस्तुएं हैं उनके निर्माण में अधिक से अधिक मशीनों के प्रयोग होने की प्रक्रिया को औद्योगिकरण कहा जाता है। तो यहाँ पर अब हम पढ़ते हैं, औद्योगिकरण परिवर्तन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन की विशाल इकाइयों की स्थापना होती चली जाती है। मतलब यह कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें उत्पादन की बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की जाती है। औद्योगिकरण के दो आवश्यक तत्व होते हैं। एक तो औद्योगिकरण की प्रक्रिया के तहत नए नए उद्योगों की स्थापना की जाती है, बड़े बड़े नए नए उद्योग लगाए जाते हैं। दूसरा, प्राचीन और छोटे उद्योग थे, जो लघु उद्योग, कुटीर उद्योग थे, उन उद्योगों को बड़े पैमानों के उद्योगों में परिवर्तित किया जाता है। मतलब नए उद्योगों की स्थापना औद्योगिकरण के तहत नए विशालकाय उद्योगों की स्थापना की जाएगी और जो प्राचीन उद्योग थे उन उद्योगों में परिवर्तन करके उनको भी विशालकाय बनाया जाएगा। औद्योगिकरण आधुनिक समय की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। औद्योगिकरण शब्द की उत्पत्ति उद्योग से हुई है, क्योंकि देखिए औद्योगिकरण उद्योग से बना है, उद्योग से हुई है। इस प्रकार औद्योगिकरण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बड़े पैमाने पर नवीन उद्योगों को प्रारंभ किया जाता है, मतलब नए नए उद्योगों की शुरुआत की जाती है, और साथ ही जो छोटे उद्योग होते हैं उन्हें विशाल उद्योगों में बदला जाता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि दो तत्व इसमें काम करेंगे, एक तो नवीन उद्योग लगाना, एक पुराने उद्योगों को का नवीनीकरण करना। विश्व में सबसे पहले इंग्लैंड में औद्योगिकरण का आरंभ हुआ। देखिए, इंग्लैंड औद्योगिकरण से पहले जो समाज था वो एक ग्रामीण समाज था, मतलब ग्रामीण परिवेश में लोग रहते थे। परंतु जो ही औद्योगिक क्रांति आई, औद्योगिकरण हुआ, ब्रिटिश समाज ग्रामीण समाज से बदलकर नगरों वाला देश बन गया। परंतु भारत में ब्रिटिश के औद्योगिकरण का उल्टा असर हुआ, भारत में उद्योगों का क्षरण हुआ। जो औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन के अंदर आई, उस औद्योगिक क्रांति का भारत के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और भारत के उद्योग उनका पतन हुआ। इसका कारण ये था कि भारत में लघु और कुटीर उद्योग थे, जिनसे हस्तशिल्प या हाथों से वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। जो हाथों से वस्तुओं का निर्माण किया जाता था वो उद्योगों से निर्मित वस्तुओं से प्रतियोगिता नहीं कर पाती थी, क्योंकि हाथों से निर्मित वस्तु महंगी होती थी, कम तैयार होती थी, जबकि मशीनों से जो वस्तुएं तैयार होती थी वो सस्ती पड़ती थी और उनकी क्वालिटी भी बहुत बढ़िया होती थी। इसी कारण जो ब्रिटिश औद्योगिकरण में ब्रिटिश में माल तैयार करके भारत में सप्लाई किया जाने लगा, जिससे भारतीय लघु कुटीर उद्योग है वो चौपट हो गए। तो ब्रिटिश में औद्योगिकरण का भारतीय के औद्योगिकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इससे भारत में लघु व कुटीर उद्योगों का पतन हुआ, जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था विशेषकर ग्रामीण समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। अब हम करते हैं औद्योगिकरण का अर्थ और परिभाषा। औद्योगिकीकरण एक वह प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन हाथ से चलाए जाने वाले उपकरणों के स्थान पर मशीनों के द्वारा किया जाता है। सीधी सी बात है। मतलब क्या हुआ भी, एक ऐसी प्रक्रिया, औद्योगिकरण परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। अब विशेषकर आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन हाथ से चलाए जाने वाले उपकरणों की जगह पर मशीनों के द्वारा किया जाता है। जैसे पहले
जो काम हाथों से होता था वो काम आज मशीनों से होने लगा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये औद्योगिकीकरण कहलाएगा। इन मशीनों का प्रयोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र जैसे कल कारखाने, यातायात एवं संचार के साधनों में, कृषि का भी यंत्रीकरण हुआ। इसका मतलब प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यकताओं की पूर्ति है वो इन मशीनों के द्वारा की जाती है। तो औद्योगिकरण उद्योगों की स्थापना की एक प्रक्रिया है। मतलब औद्योगिकरण क्या है, उद्योगों की स्थापना की एक प्रक्रिया। इसे विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित किया। तो उसमें फेयरचाइल्ड ने क्या कहा, औद्योगिकरण तकनीकी विकास की वह प्रक्रिया है। इसका मतलब यहाँ पर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है जिसमें श्रम विभाजन के साथ साथ विशेष कार्य शक्ति द्वारा क्रेता एवं विक्रेता के मध्य संतुलन स्थापित किया जाता है। इसका मतलब वस्तु की मांग और पूर्ति, कितनी वस्तु बनाई जाए, खरीदने वाला कौन होगा, बेचने वाला कौन होगा, इसमें संतुलन पैदा किया जाएगा। और यह तकनीकी विकास का परिणाम है जिसमें इसमें श्रम विभाजन किया जाता है और एक व्यक्ति विशेष को कार्य विशेषीकरण होता है, उसकी कुशलता के अनुसार कार्य दिया जाता है। इससे नगरीकरण भी बढ़ता है क्योंकि जहाँ पर उद्योगों की स्थापना होगी वहाँ पर एक जगह पर बहुत सारे लोग काम करने के लिए आएंगे। उनकी बेसिक नीड्स है उनकी पूर्ति के लिए आसपास और दुकानें शुरू हो जाएगी। ऐसे करके धीरे धीरे वो नगर का रूप ले लेगा। तो औद्योगिकरण है वो नगरीकरण को बढ़ावा देता है। अब औद्योगिकरण के बारे में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या कहते हैं, सभी राष्ट्र जिस देवता की आराधना करते हैं वह है औद्योगिकरण। सभी राष्ट्र जिस देवता की आराधना करते हैं वह देवता है औद्योगिकरण। वह देवता है मशीन, वह देवता है विशाल उत्पादन और प्राकृतिक शक्ति एवं संसाधनों के अधिकाधिक लाभप्रद उपयोग का। तो ये डेफिनेशन सीधी सी है। भी मशीनों की पूजा की जाती है औद्योगिकरण में, बड़ी बड़ी इकाइयाँ होती है जिसमें प्राकृतिक शक्ति और संसाधनों से अधिक लाभ प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। राष्ट्र संघ क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र जो राष्ट्र संघ है उनके अनुसार औद्योगिकरण की प्रक्रिया केवल निर्माण कार्यों तक ही सीमित नहीं है, अपितु इसके द्वारा किसी भी देश की संपूर्ण आर्थिक संरचना को परिवर्तित किया जा सकता है। इसका मतलब औद्योगिकरण किसी एक पक्ष से संबंधित नहीं है बल्कि संपूर्ण आर्थिक संरचना को इससे परिवर्तित किया जा सकता है। तो उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि औद्योगिकरण वह प्रक्रिया है जिसकी सहायता से नवीन उद्योगों की स्थापना की जाती है और प्राचीन व छोटे उद्योगों में विशाल बदलाव किया जाता है या बहुत ज़्यादा परिवर्तन किया जाता है। यह परिवर्तन विशाल यंत्रों एवं मशीनों से ही संभव होता है। अब पुराने उद्योग हैं जो छोटी छोटी मशीनें थी उनकी जगह पर बड़ी बड़ी मशीनें और बड़े बड़े यंत्र लगा दिए जाते हैं। इसका मतलब जो प्राचीन उद्योगों में परिवर्तन है वो विशाल का यंत्रों और मशीनों के द्वारा संभव होता है। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास और राष्ट्रीय प्रगति करना। औद्योगिकरण का उद्देश्य क्या होता है, आर्थिक विकास करना और राष्ट्र की प्रगति करना। इसके पश्चात नेसेसिटी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी है, इसके क्या कारण थे। तो इसमें हम यहाँ पर करते हैं नेसेसिटी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण की आवश्यकता। पहला है संतुलित आर्थिक विकास। संतुलित आर्थिक विकास का तात्पर्य ये हुआ कि सभी क्षेत्रों का जो विकास है वो संतुलित रूप से होया हुआ नहीं था, मतलब जो विकास हो रहा था उसमें संतुलन नहीं था। तो संतुलित विकास करने के लिए आवश्यकता पड़ी किसकी, देश के संतुलित आर्थिक विकास के लिए औद्योगिकरण बहुत आवश्यक है। उन्नत कृषि यंत्रों के लिए भारत की बात करें तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत के अंदर हल, बैल, बीज, पशु आदि अत्यंत पिछड़ी अवस्था में थे, मतलब कृषि जो करने के साधन थे वो बहुत ही पिछड़े हुए थे। तो भारत की अर्थव्यवस्था पर कृषि पर निर्भर है। तो कृषि को उन्नत करने के लिए कृषि में मशीनों का प्रयोग अति आवश्यक हो गया। इसीलिए भारत के अंदर औद्योगिकरण की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि औद्योगिकरण के द्वारा ही उन्नत कृषि यंत्रों उन्नत सिंचाई व्यवस्था की सुविधा की जा सकती थी। जनसंख्या वृद्धि को रोकना, तो इसके अंतर्गत भारत में बेरोजगारी भी, भारत में जनसंख्या है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और औद्योगिकरण है वो तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाता है। इसीलिए औद्योगिकरण की आवश्यकता पड़ी राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने के लिए, क्योंकि भारत है वो कृषि प्रधान देश है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर निर्भर है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को कृषि से निकालकर उद्योगों की तरफ मोड़ना, क्योंकि भारत के पास कच्चे संसाधन अब उपलब्ध हैं, तो कृषि से उद्योगों की तरफ मोड़कर रोजगार के बहुत अधिक अवसर उपलब्ध करवा के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करके राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने के लिए औद्योगिकरण आवश्यक था। युद्ध सामग्री का उत्पादन, प्रत्येक देश की सुरक्षा जितनी मजबूत होती है
उस देश का प्रभाव उतना ही अधिक होता है। जैसे इजराइल छोटा सा देश है, परंतु उसके डिफेंस सिस्टम के कारण उसकी अन्य देशों में पकड़ बहुत मजबूत है। तो युद्ध सामग्री का उत्पादन औद्योगिकरण के द्वारा ही संभव। औद्योगिकरण के कारण ही बड़ी बड़ी मशीनें जो जो जैसे कोई मिसाइल बनाई जानी हो, या बारूद गोला बारूद बनाया जाना हो, टैंक बनाए जाने हो, इस तरह के जो युद्ध सामग्री का उत्पादन किया जाता है वो औद्योगिकरण के कारण ही संभव है। इसीलिए औद्योगिकरण की जरूरत पड़ी लघु व विशाल उद्योगों के लिए। लघु व विशाल उद्योगों में संतुलन स्थापित करने के लिए, एक बैलेंस स्थापित करने के लिए भी औद्योगिकरण की आवश्यकता पड़ी। सर्वांगीण विकास के लिए औद्योगिकरण सर्वांगीण विकास के लिए सभी पक्षों का, जीवन के सभी पक्षों का विकास करने के लिए भी आवश्यक है। रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए, क्योंकि भारतीय कृषि प्रधान देश है जिसमें मौसम के अनुसार ही कार्य मिलते हैं, परंतु जहाँ पर रोजगार के बहुत कम अवसर उपलब्ध होते हैं तो बहुत सारे लोग हैं वो बेरोजगार ही रह जाते हैं। तो उन लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए अधिक से अधिक उद्योगों की स्थापना करने की आवश्यकता पड़ी, ताकि उद्योगों में लोग अपनी कार्यकुशलता के अनुसार कार्य करके रोजगार प्राप्त कर सके। नवीन आविष्कार व खोजों के लिए, क्योंकि नवीन आविष्कार और अधिक से अधिक खोज करने के लिए मशीनें, यंत्रों का होना बहुत ज़रूरी है, और इन मशीनें और यंत्रों के लिए औद्योगिकरण की आवश्यकता थी। तो नवीन आविष्कार व खोज के लिए भी औद्योगिकरण की जरूरत पड़ी। औद्योगिक क्रांति के विकास के लिए, औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिकरण की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि औद्योगिक क्रांति मशीनों के द्वारा ही संभव हो सकती है। मशीनों के अभाव में, यंत्रों के अभाव में औद्योगिक क्रांति की कल्पना नहीं की जा सकती। तो ये कुछ एक आवश्यकताएँ थी औद्योगिकरण की। इसके पश्चात कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसमें हम पढ़ते हैं औद्योगिकरण की विशेषताएं कौन कौन सी है। औद्योगिकरण की विशेषताओं के अंतर्गत पहला, आर्थिक व औद्योगिक क्रियाओं से संबंधित। औद्योगिकरण है वो आर्थिक क्रियाओं से संबंधित है, वो औद्योगिक क्रियाओं से संबंधित है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि उद्योगों में जो कुछ घटित हो रहा है, वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, या वहाँ पर कौन कौन सी मशीनें हैं, उन मशीनों से किस तरह का उत्पादन होता है, इन सब से संबंधित औद्योगिकरण होता है। मतलब औद्योगिकरण का मुख्य उद्देश्य है आर्थिक और औद्योगिक क्रियाओं को आगे बढ़ाना है। परिवर्तन की प्रक्रिया, औद्योगिकरण एक परिवर्तन की प्रक्रिया है जिसमें लघु व कुटीर उद्योगों को या प्राचीन उद्योगों को विशाल उद्योगों में बदला जाता है। उत्पादन से संबंधित औद्योगिकरण है वो उत्पादन से संबंधित है, क्योंकि औद्योगिकरण का उद्देश्य या उद्योगों की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या होता है, अपनी जीवन की आवश्यक जीवन उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन करना होता है, और जीवन उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन है वो औद्योगिकरण के द्वारा ही संभव होता है। मशीनीकरण से संबंधित औद्योगिकरण है वो मशीनीकरण से संबंधित है। बिना मशीनों और यंत्रों के औद्योगिक या उद्योग की कल्पना नहीं की जा सकती। औद्योगिकरण में की प्रक्रिया में दो तत्व होते हैं, एक नए उद्योगों की स्थापना की जाती है, दूसरा प्राचीन और परंपरागत उद्योग है उनका नवीनीकरण किया जाता है। प्राकृतिक शक्तियों का शोषण, औद्योगिकरण की एक विशेषता ये है कि इसमें प्राकृतिक शक्तियों और संसाधनों का शोषण किया जाता है। जैसे उद्योगों की स्थापना के कारण ही कोयले के भंडार हैं उनका कितना शोषण हुआ, एलपीजी, पेट्रोलियम, डीजल, इनका कितना शोषण हुआ। मतलब प्राकृतिक संसाधन है उनका बहुत अधिक शोषण किया जाता है। अपने लाभ कमाने के लिए उद्योगों में अधिक से अधिक प्राकृतिक संसाधनों का या कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से संबंधित औद्योगिकरण है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से संबंधित है, क्योंकि एक पूंजीपति है, एक उद्योगपति है, वो अधिक से अधिक फैक्ट्री लगाएगा, उसमें अधिक से अधिक पूंजी निवेश करेगा। ये सब कार्य करने का उसका उद्देश्य क्या होता है, अधिक से अधिक लाभ कमाना। तो इस तरह से जो उद्योगपति है वो दिन प्रतिदिन अधिक धनवान होता जाएगा, और जो श्रमिक है वो उत्पादन के साधनों के अभाव के कारण दिन प्रतिदिन गरीब होता जाएगा। तो पूंजी, इस प्रकार से दो वर्ग बनेंगे, एक पूंजीपति वर्ग और एक श्रमिक वर्ग। तो औद्योगिकरण की विशेषता क्या है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से संबंधित है, आर्थिक व राष्ट्रीय विकास पर आधारित। औद्योगिकरण का उद्देश्य आर्थिक व राष्ट्रीय विकास करना है। इसका उद्देश्य लोगों को विभिन्न रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना, जिससे देश का आर्थिक और राष्ट्रीय विकास हो। गतिशील प्रक्रिया, औद्योगिकरण एक निरंतर चलने वाली सतत और गतिशील प्रक्रिया है। इसका मतलब विशाल उद्योग की स्थापना करने के पश्चात ये नहीं है प्रक्रिया रुक जाएगी, उसके पश्चात और अधिक बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना की जाएगी, उनमें और अधिक चेंजेस किए जाएंगे, नए नए आविष्कार किए जाएंगे। तो यह प्रक्रिया यह निरंतर चलती रहती है, सदैव कुछ न कुछ नवीनीकरण होता रहता है। तो औद्योगिकरण उद्योगों के नवीनीकरण की एक प्रक्रिया है।
इसके पश्चात इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, भारत में औद्योगिकरण है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो भारत में औद्योगिकरण दो अवस्थाओं में इसको बांट कर हम करते हैं। तो पहली अवस्था है प्रारंभिक अवस्था, या इसको हम स्वतंत्रता से पूर्व कहते हैं। और स्वतंत्रता से पूर्व का मतलब ये भी हम लगाएंगे कि उपनिवेशिक या अंग्रेजी या कंपनी के शासन से पहले। तो कंपनी के शासन से पहले भारत में उद्योग है वो बहुत अधिक विकसित थे। भारत में जो लघु और कुटीर उद्योग है उनकी पूरी दुनिया में अलग ही महत्व था, अलग एक पहचान थी। और इसी कारण 18वीं शताब्दी के अंत तक औद्योगिक क्षेत्र में भारत एक अग्रणी देश रहा। कब? ब्रिटिश शासन से पहले की बात है। और यही कारण है कि भारत को संसार का वर्कशॉप भी कहा जाता था। इसका मतलब हस्तशिल्प भारत की है वो विश्व प्रसिद्ध थी। यूनानी लेखक हेरोडिट्स ने क्या कहा है कि भारत में उत्तम कोटि की कपास जो भेड़ की ऊन से भी श्रेष्ठ है, भारतीय वस्त्रों के निर्माण में प्रयुक्त की जाती थी। और बुकेनन ने क्या कहा है? बुकेनन ने ये कहा है कि ढाका की मलमल, जिसे बुनी हवा भी कहते थे, 400 से अधिक काउंट्स की बनती थी तथा एक पूर्ण विकसित, मतलब एक महिला की जो महिला के लिए जो बनी साड़ी बनती थी, वो साड़ी एक अंगूठी के अंदर से निकाली जाती थी, इतनी हाई क्वालिटी की वो होती थी। मानचेस्टर के एक व्यापारी ने तो ढाका की मलमल को वस्तु का छाया मात्र कहा है। इसका मतलब जो ढाका की मलमल थी वो बहुत अधिक श्रेष्ठ थी। परंतु जो ही ब्रिटिश शासन आया, उपनिवेशिक शासन की स्थापना हुई, तो भारतीय जो उद्योग है उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। भारतीय उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव क्या पड़ा कि इससे जो इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति है उसका प्रतिकूल प्रभाव ये पड़ा कि भारत के जो लघु और कुटीर उद्योग थे वो इंग्लैंड की जो बने हुए जो वस्तुएं थी उनके साथ compete नहीं कर पाए, उनके साथ प्रतियोगिता नहीं कर पाए। दूसरा, नवाबों और राजाओं का अंत हो गया, वहाँ पर कंपनी का शासन स्थापित हो गया। तो कंपनी ने भारत से बनी हुई वस्तुओं को प्रोत्साहन नहीं दिया, उन पर रोक लगाकर अपना माल बेचने की कोशिश की, जिससे भारत के लघु और कुटीर उद्योग है उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। और जब पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव भारत के अंदर हुआ तो लोग पश्चिमी सभ्यता की नकल करके पश्चिमी देशों में बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग करने लगे और लोगों में नई नई रुचियां पैदा हुई, जिससे स्वदेशी वस्तुओं के प्रति लोगों का रुझान घटा और भारतीय जो उद्योग थे उन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। एक ये था कि भारत में अंग्रेजों का आगमन तथा उपनिवेशिक शासन की जब स्थापना हुई तो इससे अंग्रेजों का दृष्टिकोण भारतीय उद्योगों के प्रति सकारात्मक नहीं था। वो भारतीय उद्योगों को नष्ट करना चाहते थे, क्योंकि भारतीय उद्योगों को नष्ट करके ही वो अपने उद्योगों को वहाँ पर स्थापित कर सकते थे। इसलिए उन्होंने भारतीय जो उद्योग है उनको नष्ट करके भारतीय लोगों को भारतीय अर्थव्यवस्था को वापस कृषि की ओर मोड़ा था। भारतीय माल पर अंग्रेजों ने प्रतिबंधात्मक कर लगा दिए थे भी, भारतीय माल उन पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया तो वो महंगा हो जाता था, इसलिए लोग उनको नहीं खरीदते थे। अंग्रेजों की व्यावसायिक नीति थी कि भारतीय उद्योगों को समाप्त करके इंग्लैंड के माल की भारत में बिक्री बढ़ाई जाए, जिससे भारतीय उद्योगों का पतन हुआ। मशीनीकरण और इससे उत्पन्न प्रतिस्पर्धा, क्योंकि उद्योगों में मशीनीकरण का प्रभाव बढ़ा, जिससे मशीनों से अच्छे उत्पादन तैयार होने लगे, जो कि भारतीय हस्तशिल्प हाथों से बनाए उत्पाद है वो मशीनों के आगे नहीं टिक पाए। एक इसका प्रभाव भारतीय लघु और कुटीर उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव ये पड़ा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को अंग्रेजों ने कृषि की ओर मोड़ दिया। यातायात एवं संदेश वाहन के साधनों का विकास भी हुआ, जिससे भारतीय जो लोग हैं वो पश्चिमी सभ्यता दूसरे देशों के संपर्क में आए और उन्होंने स्वदेशी को त्याग कर उनकी जगह पर विदेशी विशेषकर पश्चिमी वस्तुओं को अपनाने का प्रचलन बढ़ा, शौक बढ़ा, जिसके कारण भारतीय उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। एक कारीगरों की स्वयं की उदासीन प्रवृत्ति, कारीगर खुद इस काम में रुचि कम हुई, वो हाथों से वस्तुएं न बनाकर कृषि कार्यों के तरफ उनका रुख हुआ, जिसके कारण भारतीय उद्योग है उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। तो ब्रिटेन में औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप शहरी क्षेत्रों में आबादी का बोझ बढ़ने लगा, जबकि इसके विपरीत भारत में ब्रिटिश औद्योगिकरण के कारण ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग थे वो अपना परंपरागत लघु और कुटीर उद्योग थे शिल्प कार्यों को छोड़कर कृषि की ओर उन्मुख हुए, गाँव की ओर पलायन करने लगे। तो भारत में इंग्लैंड के औद्योगिकरण के कारण गाँव की जनसंख्या बढ़ी, जबकि वहीं पर इंग्लैंड में शहरों की जनसंख्या बढ़ी।
तो ये ब्रिटिश शासन का भारतीय जो औद्योगिकरण है उस पर काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ा था, क्योंकि ब्रिटिश का उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश सरकार का या कंपनी का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को तबाह करके अपने प्रोडक्ट भारत में उतारकर भारत का अधिक से अधिक आर्थिक शोषण करना, ताकि भारत को कमज़ोर बनाया जा सके। परंतु इसका भारत के ऊपर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। जो सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा कि भारत में यातायात और संचार के साधनों का अत्यधिक जाल बिछाया गया, जैसे ट्रेन का जाल बिछाया गया। अंग्रेजों ने भी भारत में बहुत अधिक उद्योग और फैक्ट्रियां लगाई, जिसका भारत ने स्वतंत्रता के पश्चात भरपूर फायदा उठाया। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात उद्योगीकरण की प्रक्रिया है वो 1948 के आसपास शुरू हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुशहाल आधुनिक भारत बनाने का सपना देखा था, जिसमें बड़े बड़े स्टील प्लांट, भीमकाय बांध, पावर स्टेशन होंगे। भाखड़ा नांगल बांध इसका एक नमूना था। भाखड़ा नांगल बांध बनाने में हजारों मजदूर, सैकड़ों इंजीनियर और आर्किटेक्टों का योगदान रहा। इसे बनाने के दौरान बहुत सारे लोगों की जान भी गई। लोगों ने कड़ी मेहनत की, पसीना बहाया, और यह बांध आज मानव समाज के लिए एक वरदान के रूप में और पंजाब और हरियाणा के लिए तो एक खुशहाली का मंत्र है। तो भारत में जो औद्योगिकरण है, भारत में औद्योगिकरण की शुरुआत स्वतंत्रता के पश्चात हुई। सबसे पहली सूती मिल थी जो कि लगभग 1857 से काम कर रही थी। 1857 से काम करने के कारण वो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही थी, परंतु उसके पश्चात स्वतंत्रता के पश्चात भारत में औद्योगिकरण का तेजी से विकास हुआ। आधुनिक समय में जो औद्योगिकरण है भारत में तीव्र गति से चल रहा है, क्योंकि इस समय के दौरान बहुत सारी विदेशी कंपनियों ने भी आकर भारत में अपने उद्योगों की स्थापना की है, प्लांट लगाए हैं। तो भारत में औद्योगिकरण उसको दो भागों में बांटेंगे। प्रारंभिक अवस्था स्वतंत्रता से पूर्व। स्वतंत्रता से पूर्व भी दो भाग हो गए, एक तो औपनिवेशिक शासन से पहले, एक औपनिवेशिक का मतलब अंग्रेजी, एक अंग्रेजी शासन के पश्चात, और फिर दूसरी अवस्था आएगी स्वतंत्रता के बाद। तो स्वतंत्रता के पश्चात वास्तविक के जो औद्योगिकरण था उसका विकास हुआ। सोशल एंड अदर इम्पैक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। औद्योगिकरण के क्या प्रभाव पड़े, किसके ऊपर, समाज के ऊपर, अर्थव्यवस्था के ऊपर, परिवार के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, संस्कृति के ऊपर, मतलब सभी क्षेत्रों में औद्योगिकरण के क्या प्रभाव पड़े। तो ये जो औद्योगिकरण के हम प्रभाव कर रहे हैं, ये सेम प्रभाव औद्योगिक समाज वाले में भी यही प्रभाव आएगा भी औद्योगिक या उत्तर औद्योगिक समाज का सामाजिक और आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, नगरीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, आधुनिकीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, धर्मनिरपेक्षीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा। तो ये सारे प्रभाव हैं जो ये लगभग एक ही जैसे हैं। तो यहाँ पर हम इन प्रभाव के बारे में जानते हैं, औद्योगिकरण के सामाजिक व अन्य प्रभाव। तो नगरीय जनसंख्या में वृद्धि, पहला प्रभाव ये हुआ कि वो जहाँ पर उद्योग स्थापित हुए वहाँ पर नगरों का विकास तेजी से हुआ। रोजगार के अवसर उपलब्ध होने के कारण अधिक से अधिक लोग वहाँ पर जाने लगे, जिससे नगरों पर जनसंख्या का दबाव बढ़ा और वहाँ की जनसंख्या तेजी से बढ़ी। गंदी बस्तियों का विकास, अब नगरों की जनसंख्या एकदम से बढ़ी तो वहाँ पर आवास की समुचित सुविधा नहीं थी, रहने की समुचित व्यवस्था नहीं थी। तो जो लोग वहाँ पर काम करने के लिए जाते थे वो लोग वहीं सड़क किनारे झुग्गी झोंपड़ियाँ बनाकर रहने लगे, जिससे गंदी बस्तियों का विकास हुआ, जहाँ पर बिजली, पानी, रहने की कोई अच्छी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। प्रदूषण में वृद्धि, औद्योगिकरण के कारण बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ लगाई गई, जिस पर यातायात और संचार के साधनों का चलन बढ़ा, जिसके कारण उद्योगों के कारण जल प्रदूषण भी हुआ, क्योंकि उद्योगों का गंदा पानी नदियों नालों में डाला जाने लगा। ध्वनि प्रदूषण हुआ, बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ चलने लगी। वायु प्रदूषण हुआ, इससे धुआं निकलता है, वाहनों से धुआं निकलता है, उससे प्रदूषण बढ़ता है। और कुछ अपशिष्ट पदार्थ जमीन में डाले जाते हैं, जिससे मृदा प्रदूषण भी हुआ। तो गंदी बस्तियों के विकास के साथ साथ प्रदूषण में भी वृद्धि हुई। अपराध व सामाजिक समस्याएं, अपराध में वृद्धि हुई। इसके मारना, पीटना, अपहरण करना, चोरी, डकैती, हत्या, इस तरह की घटनाएं वहाँ पर बढ़ी। यौन शोषण की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ी। सामाजिक समस्याएं जैसे नशाखोरी, दहेज प्रथा और इस तरह की बहुत, बुजुर्गों का अपमान या वृद्ध जनों के साथ भेदभाव, लैंगिक असमानता, इस तरह की बहुत सारी सामाजिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। ग्रामीण जनसंख्या में कमी, जब नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई तो इसका प्रभाव एक ये भी पड़ा कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कृषि पर दबाव कम हुआ और ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या कम हुई, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या रोजगार के लिए नगरों की तरफ बढ़ी। कृषि का यंत्रीकरण,
कृषि के ऊपर भी औद्योगिकरण का एक सकारात्मक प्रभाव ये पड़ा कि कृषि में यंत्रों का प्रयोग किया जाने लगा। आज स्प्रे करने के लिए, बिजाई करने के लिए, बुआई करने के लिए, निराई करने के लिए, फसल निकलवाने के लिए, कटाई के लिए मशीनों और यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो इससे कृषि का कार्य आसान हुआ, तेजी से होने लगा, सिंचाई के समुचित साधनों की व्यवस्था हुई, शासकीय संस्थाओं का विकास। अब औद्योगिकरण के पश्चात कारण एक जगह पर जनसंख्या का दबाव बढ़ा, वहाँ पर जनसंख्या अधिक हुई, इसीलिए लोगों के बीच में औपचारिक संबंध पनपे। उस लोगों पर अब अनौपचारिक साधन, नियंत्रण के साधन जैसे जाति, धर्म, परिवार, इनका नियंत्रण कम हुआ। तो उन लोगों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए विभिन्न शासकीय संस्थाएं जैसे पुलिस, सेना, अदालत, इनका गठन हुआ। व्यावसायिक विभिन्नता, औद्योगिकरण से पूर्व ग्रामीण समाज के अंदर जो व्यवसाय था वो कृषि और कृषि से संबंधित कार्य था, और वो भी व्यवसाय चयन की स्वतंत्रता नहीं थी, जाति के आधार पर था। परंतु औद्योगिकरण के कारण व्यावसायिक विभिन्नता हुई, उद्योगों में अलग अलग तरह के काम होने लगे, कार्य विशेषीकरण हुआ, श्रम विभाजन हुआ, जिसमें व्यक्ति बिना जातीय भेदभाव के अपनी कुशलता और योग्यता के अनुसार कोई भी व्यवसाय अपना सकता था। राजनीतिक जागरूकता, लोगों में वहाँ पर आपस में सामाजिक गतिशीलता बढ़ी, चेतना बढ़ी, एक ही जाति, एक ही धर्म, एक ही देश समुदाय के लोग आपस में संगठित होने लगे, और वो फिर राजनीतिक जागरूकता बढ़ी, और अपने हितों को साधने के लिए वो राजनीतिक दलों पर एक दबाव समूह का काम भी करने लगे, जिससे उन लोगों के अंदर अपने हितों के प्रति, अपने हकों के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति चेतना और जागरूकता बढ़ी। औद्योगिकरण के कारण परिवार नामक संस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, परिवार का विघटन हुआ, संयुक्त परिवार थे वो एकल परिवार में परिवर्तित हो गए। परिवार का नियंत्रण व्यक्ति के ऊपर कम हुआ। क्यों कम हुआ? क्योंकि अब परिवार आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परिवार की महत्व नहीं रहा। मनोरंजन के लिए परिवार से बाहर नृत्यशाला, सिनेमा हॉल आदि में व्यक्ति जाने लगा। खाने पीने के लिए होटल ढाबों में व्यक्ति जाने लगा। रहने के लिए धर्मशाला वगैरह या बाहर मकान किराए पर लेकर रहने लगा। तो परिवार का महत्व कम हुआ, संयुक्त परिवार है वो टूटकर एकल परिवार में परिवर्तित हुए। जाति व्यवस्था का निर्बल होना, क्योंकि नगरीय औद्योगिकरण के कारण एक उद्योग के अंदर विभिन्न जातियों, क्योंकि यहाँ पर जाति का महत्व नहीं, यहाँ पर योग्यता का महत्व है। योग्यता का महत्व होने के कारण विभिन्न जातियों के लोग एक ही साथ काम करते हैं। एक ही साथ काम करने के कारण उनमें जातीय जो भेदभाव थे वो समाप्त हुए, और इसके साथ साथ एक ही जगह पर काम करने के कारण विभिन्न जातियों के लोगों में आपस, लड़के लड़की में आपस में अट्रैक्शन भी होता है, जिससे वो वैवाहिक बंधन में भी बंध जाते हैं, जिससे जाति का महत्व कम हुआ। इसके साथ साथ वैवाहिक संस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। औद्योगिकरण के कारण अंतरजातीय विवाह बढ़े, अंतरजातीय विवाह का प्रचलन बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि एक ही जगह पर लड़का और लड़की काम करते हैं और अलग अलग जातियों से होते हैं, उनका आपस में अट्रैक्शन होता है, अफेयर होता है, फिर वो कोर्ट मैरिज या प्रेम विवाह करते हैं। तो अंतरजातीय विवाह का प्रचलन बढ़ा, प्रेम विवाह का प्रचलन बढ़ा, और इसमें विलंब विवाह का प्रचलन भी बढ़ा। विलंब विवाह का मतलब बहुत बड़ी एज में शादी करते हैं, और विवाह न करने का प्रचलन भी बढ़ा। लिव इन रिलेशनशिप, बिना शादी किए पति पत्नी की तरह साथ साथ रहने का प्रचलन भी बढ़ा। तलाक की घटनाएं भी इसमें ज़्यादा बढ़ी, क्योंकि आपसी मनमुटाव होने लगे। बाल विवाह पर रोक लगी, बहु विवाह पर भी रोक लगी। तो इसमें वैवाहिक संस्था पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। इसके पश्चात व्यक्तिवादी भावना, इसमें स्वार्थ की भावना पनपी। औद्योगिकरण के कारण व्यक्ति है वो अपने परिवार से अलग रहता है, उसका संयुक्त परिवार टूटकर एकल परिवार में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए व्यक्ति केवल अपने ही बारे में सोचता है, अपने ही परिवार के विकास के बारे में सोचता है। उसके संपर्क में जितने ही लोग आते हैं उन सभी के साथ उसके औपचारिक संबंध होते हैं। इसके कारण सामुदायिक या सामूहिक भावना की जगह पर उसमें व्यक्तिवादी भावना का विकास होता है। प्राथमिक समूह का विघटन, प्राथमिक समूह जैसे परिवार, पड़ोस, दोस्त, मित्र आदि का विघटन हुआ, इनका महत्व कम हुआ। इनकी जगह पर द्वितीयक समूह का महत्व बढ़ा। औपचारिक संबंध, यहाँ पर औद्योगिकरण में औपचारिक संबंध बढ़े। जो संबंध अनौपचारिक थे, संबंधों की घनिष्ठता थी, आत्मीयता थी, सामुदायिक भावना थी, उनकी जगह पर संबंधों में औपचारिकता बढ़ी। अब जो संबंध है वो केवल वर्क प्लेस या काम तक सीमित हुए, स्वार्थ की भावना के ऊपर आधारित औपचारिक संबंध पनपे। या हम यूँ कह सकते हैं औद्योगिकरण के कारण अनौपचारिक संबंध है वो परिवर्तित होकर औपचारिक संबंध में बदल गए। औद्योगिकरण के कारण प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई, ये इसका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा, क्योंकि इसमें लोगों को बहुत अधिक रोजगार मिले, अलग अलग रोजगार के अवसर भी मिले, लोगों को रोजगार भी मिले, जिससे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने के कारण राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि हुई,
जीवन स्तर में सुधार, औद्योगिकरण के कारण लोगों को रोजगार मिला, रोजगार के कारण उनकी आय में वृद्धि हुई, आय में वृद्धि होने के कारण उनके लाइफस्टाइल या जीवन स्तर में सुधार हुआ। अब व्यक्ति अच्छा खाना पीना करने लगा, अच्छे वस्त्र पहनने लगा, बच्चों की पढ़ाई पर अच्छा खर्च करने लगा और अपना जीवन है। अब प्रत्येक व्यक्ति के घर में एसी, कूलर, फ्रिज, ये सब चीज़ें देखने को मिलने लगी, क्योंकि ये जीवन स्तर में सुधार औद्योगिकरण के कारण हुआ। शिक्षा दर में सुधार, औद्योगिकरण में प्रदत्त परिस्थिति का महत्व नहीं है, अर्जित परिस्थिति का, व्यक्तिगत गुणों का, उसकी कुशलता का महत्व है। औद्योगिक की स्थापना के कारण उद्योगों में पढ़ाई का महत्व है, क्योंकि वहाँ पर शिक्षण जो ट्रेनिंग ली जाती है औद्योगिक इकाइयों में, व्यक्ति की कार्य कुशलता के आधार पर उसको रखा जाता है। तो इसीलिए विभिन्न शिक्षण संस्थान, ITI, पॉलिटेक्निकल खुले और उन ITI पॉलिटेक्निक में बच्चे रोजगार के अब बहुत अधिक अवसर उपलब्ध होने के कारण वहाँ पर दाखिला लेने लगे, जिससे लड़के और लड़कियों दोनों की, लड़के और लड़कियाँ दोनों की शिक्षा दर में इम्प्रूवमेंट हुआ। महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ, क्योंकि महिलाएं अब चार दीवारी तक सीमित न रहकर औद्योगिक इकाइयों में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने लगी। परिणाम स्वरूप अब वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हुई। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के कारण वो अपना जो जीवन है वो स्वाभिमान के साथ जीने लगी। यातायात और संचार के साधनों का विकास, औद्योगिकरण के कारण उन्नत यातायात और संचार के साधनों का विकास हुआ। आज हम देखते हैं 4G 5G नेटवर्क है, तीव्र संचार के साधन है, यातायात के साधन, बुलेट ट्रेन है, एरोप्लेन है, हवाई जहाज है। इसका मतलब यातायात और संचार के बहुत तेज साधनों का विकास हुआ, ये औद्योगिकरण के कारण ही हुआ। पड़ोस का महत्व कम हुआ, क्योंकि व्यक्ति अब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पड़ोस के ऊपर निर्भर न रहकर उन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति वो पैसों के माध्यम से दूसरी औपचारिक संस्थाओं से करने लगा। अर्जित परिस्थिति का महत्व, परंपरागत समाज में जहाँ पर प्रदत्त परिस्थिति का महत्व होता था, किस जाति में, किस कुल में व्यक्ति का जन्म हुआ है, उसका महत्व होता था, परंतु औद्योगिकरण के कारण अर्जित परिस्थिति का महत्व हुआ। किसी भी जाति का व्यक्ति हो, यदि उसके अंदर व्यक्तिगत गुण है, उसके अंदर कुशलता है और उस कुशलता के दम पर उसने यदि अच्छा धन दौलत कमाई है, तो उसकी सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा अधिक होगी। चाहे वो निम्न जाति का हो, चाहे उच्च जाति का हो, इसका कोई महत्व नहीं रहता। धर्मनिरपेक्षता, औद्योगिकरण के कारण धर्मनिरपेक्षता का प्रभाव बढ़ा। शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, जिससे व्यक्ति अंधविश्वास, कर्मकांड, पाखंडों में विश्वास न करके तर्क के आधार पर सोचने लगा। अब व्यक्ति में धार्मिक कट्टरता नहीं रही। वो अब पहले व्यक्ति अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ समझता था और दूसरे धर्म को हीनता की भावना से देखता था, परंतु औद्योगिकरण के कारण, शिक्षा के प्रचार प्रसार के कारण व्यक्ति में अंधविश्वास की जगह आधुनिकता और तर्क ने लिया, जिसके कारण व्यक्ति के अंदर सर्वधर्म समभाव की भावना पनपी। आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण है, उसने आधुनिकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। औद्योगिकरण के कारण हर एक फील्ड के अंदर आधुनिकता आई, नवीन परिवर्तन हुए और उनको समाज ने स्वीकार भी किया। औद्योगिकरण के कारण, क्योंकि महिलाएं घर से बाहर जाती है अपने रोजगार के तलाश में या रोजगार का कार्य करती है, तो उनकी उद्योग फैक्ट्रियों में जहाँ पर वो काम करती है, वहाँ पर बसों में, रास्ते में यौन शोषण की, यौन उत्पीड़न के अपराध जैसी घटनाएं बढ़ी। नियंत्रण के द्वितीयक साधनों का महत्व, क्योंकि जनसंख्या अधिक बढ़ी, जिसमें सभी लोग एक दूसरे के साथ नहीं जानते, तो उनके संबंध अनौपचारिक से औपचारिक बने। औपचारिक बनने के कारण उन पर नियंत्रण भी औपचारिक या द्वितीयक साधनों का कारण रखा जाने लगा, जैसे कोर्ट, पुलिस, अदालतें, इनके माध्यम से। खान पान व रहन सहन में परिवर्तन, अब जो पुराने समय में दलिया, खिचड़ी या सिंपल रोटियां खाई जाती थी, उनकी जगह पर अब विदेशी खान पान, क्योंकि औद्योगिकरण के कारण पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव पड़ा, पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव पड़ा, जिससे आधुनिकता आई। अब हमारे पहनावे के अंदर लड़के और लड़कियों के पहनाव में अब किसी तरह का कोई अंतर नहीं है, सभी पैंट शर्ट डालते हैं, हेयर स्टाइल अलग तरह से करते हैं, मतलब हर तरह में आधुनिकता देखने को मिली। उनके खान पान में, रहन सहन में, आचार व्यवहार में पूरी तरह सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ। मनोरंजन का व्यापारीकरण हुआ। आज कोई भजन कीर्तन का काम करता है, कोई जागरण लगाने का काम करता है, वो भी उस कार्य के बदले में पैसे लेता है। इसका मतलब क्या हुआ, मनोरंजन पैसों के लिए किया जाने लगा। चाहे सपना चौधरी हो, चाहे अन्य कोई हो, स्टेज परफॉर्मर है, वो जब स्टेज पर परफॉर्मेंस करते हैं तो उसके बदले में वो पैसे लेते हैं। सिनेमा हॉल में, थिएटर्स में जो मूवी दिखाई जाती है, चलाई जाती है, टीवी में कोई सीरियल आते हैं, वो सारे चैनल, वो सारे कार्य पैसों के लिए हो रहे हैं। मतलब लोगों का मनोरंजन जो किया जा रहा है उसका व्यापारीकरण हुआ, वो पैसों के कारण हुआ। नैतिक मूल्यों में परिवर्तन, मनोरंजन का व्यापारीकरण होने के कारण इसमें अश्लीलता आई,
अश्लीलता आई, फूहड़पन आया, जिसके कारण जो परंपरागत नैतिक मूल्य थे उनमें परिवर्तन आया। अवकाश की समस्या, अब औद्योगिकरण के कारण व्यक्ति भौतिकवादी संस्कृति में लीन हो गया, भौतिक वस्तुओं के पीछे भागने लगा, आध्यात्मिकता से वो दूर हटा। अब जिंदगी भागम भाग हो गई, जिसके कारण उसे रेस्ट करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। देर रात तक वो काम करता है, सुबह जल्दी उठकर फिर काम पर चला जाता है, मतलब फुर्सत की उसके पास फुर्सत के पल अब नहीं रहे। लघु व कुटीर उद्योगों का पतन, औद्योगिकरण के कारण भारत में जो लघु और कुटीर उद्योग थे, जहाँ पर हाथों से वस्तुएं बनाई जाती थी, उन लघु और कुटीर उद्योगों का पतन हुआ, क्योंकि उनकी जगह पर अब उद्योगों या मशीनों में से बनी हुई वस्तुएं हैं, उनका महत्व बढ़ा। श्रम विभाजन, औद्योगिकरण के कारण श्रम विभाजन हुआ, अलग काम है उसका अलग अलग बंटवारा कर दिया गया, और व्यक्ति अपनी कार्य कुशलता के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार कोई भी कार्य कर सकता था, और फिर धीरे धीरे पूरी जिंदगी उसे वही कार्य करना होता है, जिसके कारण उसमें कार्य विशेषीकरण भी आ जाता है। तो औद्योगिकरण के कारण श्रम विभाजन और कार्य विशेषीकरण बढ़ा। प्रतियोगिता, औद्योगिकरण में कंपटीशन की भावना बढ़ी, हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से आगे निकलना चाहता है, परिणाम स्वरूप एक कंपटीशन, एक प्रतियोगिता की भावना सदैव रहती है। मानसिक संघर्ष, हालांकि औद्योगिक समाज में आमदनी बहुत है, पैसे बहुत है, विलासितापूर्ण सुख वाला जीवन है, परंतु फिर भी यहाँ पर मानसिक संघर्ष बहुत ज़्यादा है। जॉब खोने का डर है, कोई दुर्घटना हो जाने का डर है, कोई बीमारी लग जाने का डर है, कोई महामारी की चपेट में आ जाने का डर है, तो और इस दूसरों के साथ दूसरों से पीछे रह जाने का डर है, व्यवसाय में असफल हो जाने का डर है। तो इसके कारण एक सदैव एक मानसिक संघर्ष चलता रहता है, और उस मानसिक संघर्ष के कारण आत्महत्या जैसे अपराध की घटनाएं भी बढ़ रही है। श्रम संघों का विकास, औद्योगिकरण के कारण श्रमिक है वो अपने कार्य के अनुसार उन्होंने अपने अलग अलग संगठन बनाए, श्रमिक संघों का निर्माण हुआ, जो कि अपने हितों के प्रति, यदि उनके हितों पर किसी तरह की कोई आंच आती है तो उसके लिए संगठित होकर प्रयास करते हैं, मतलब उनमें चेतना का संचार हुआ। औद्योगिक दुर्घटनाएं, औद्योगिकरण के कारण उद्योगों में दुर्घटनाएं होने लगी, कहीं गैस लीक हो गई, कहीं पर कोई मशीन में खराबी आने के कारण दुर्घटना हो गई, या सड़क पर दुर्घटना हो गई। तो इस तरह की दुर्घटनाएं औद्योगिकरण के कारण मशीनें बढ़ी, और मशीनों में जो दुर्घटनाएं होती है उन्हीं को औद्योगिक दुर्घटनाएं कहते हैं। शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। पहले जो भारतीय शिक्षा प्रणाली थी, जिसमें गुरुकुल में गुरु के पास आश्रम में शिक्षा ग्रहण की जाती थी, अब शिक्षा है वो स्कूलों कॉलेजों के या यूनिवर्सिटी के अंदर की जाती है। और अब और आधुनिक समय में ऑनलाइन शिक्षा का प्रचलन भी बढ़ा है, जिसका परिणाम हमारे सामने भी है, अभी हम ऑनलाइन क्लासेज ही लगा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो शिक्षा व्यवस्था में क्या परिवर्तन आए कि पहले शिक्षा आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, नैतिक और मानवीय मूल्यों पर आधारित थी, परंतु आधुनिक समय में सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, मानवीय मूल्यों का स्थान नहीं रहा, उनकी जगह भौतिकवादी दुनिया ने ले लिया। अब शिक्षा है वो मूल्य आधारित न रहकर रोजगार उन्मुखी हो गई है। इसका उद्देश्य रोजगार प्राप्त करना है। नौकरशाही का जन्म, औद्योगिकरण के कारण समाज के अंदर व्यवस्था बनाए रखने के, योजनाओं का लाभ लोगों को देने के लिए, उनको नियंत्रण स्थापित करने के लिए अधिकारी और कर्मचारी वर्ग का विकास हुआ। तो ये औद्योगिकरण के सामाजिक व अन्य प्रभाव थे। अब हम सेल्फ असेसमेंट सेशन में बढ़ते हैं। औद्योगिकरण क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। औद्योगिकरण की आवश्यकता या कारण बताएं, 2 नंबर का क्वेश्चन। औद्योगिकरण के बुरे प्रभाव बताएं या दोष बताएं। औद्योगिकरण के अच्छे प्रभाव बताएं, 2 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। औद्योगिकरण क्या है, भारत में औद्योगिकरण के सामाजिक व अन्य प्रभाव बताएं, 16 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। औद्योगिकरण क्या है, इसकी विशेषताएं या आवश्यकताएं बताएं, 16 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि औद्योगिकरण पर एक निबंध लिखें, या औद्योगिकरण क्या है, भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया को समझाएं। औद्योगिकरण की प्रक्रिया 2 भागों में बांटी थी ना, पहली अवस्था उपनिवेशिक शासन के दौरान और उपनिवेशिक शासन से पहले, और दूसरी अवस्था स्वतंत्रता के पश्चात। इसके पश्चात इसमें यदि किसी भी तरह का कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।